प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अली या गुरसब भी कहा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी के भाई शहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र था और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जलालुद्दीन खिलजी के समय उसने अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए। अपने चाचा की हत्या करवा वो सुल्तान बना। उसका राज्यारोहण दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में हुआ। राज्यारोहण के उपरांत उसने सिकंदर द्वितीय अर्थात सानी की उपाधि धारण की तथा खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए उसने यास्मीन उल खिलाफत, नासिरी, अमीर उल मुमलिक की उपाधि भी प्राप्त की। उसके शासन के आरंभिक वर्षों में अनेक विद्रोह खड़े हुए, जिसे उसने अपनी कुशलता और योग्यता के आधार पर नियंत्रित कर लिया। अपने विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अत्यंत कठोर और निष्ठुर उपायों का प्रयोग किया। उसने मलिका जहां को कारावास में डाल दिया और उनके 2 पुत्रों को अंधा कर दिया। इसी प्रकार लगभग 2000 मंगोल जो इस्लाम ग्रहण करके दिल्ली के आसपास बस गए थे तथा गुजरात की लूट का हिस्सा मांग रहे थे, विद्रोह पे उतारू थे, उनको उसने मौत के घाट उतार दिया और उसका ये दमन कार्य नुसरत खान ने पूर्ण किया। सुल्तान ने अपने विद्रोही भतीजे आकत खां का भी वध कर दिया। इसी प्रकार सुल्तान ने भांजे मलिक उमर और गंगू खां के विद्रोह करने पर भी उनको मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के हाजी मौला का विद्रोह सरदार हमूद्दीन ने नियंत्रित किया या उसके द्वारा दबाया गया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की। सबसे पहले मुल्तान विजय। दिल्ली के ऊपर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 योग्य सेनापति उगलुक खां तथा जफर खां को मुल्तान विजय के लिए भेजा। जलालुद्दीन खिलजी के 2 पुत्र अरकली और रुकनुद्दीन को उसने बंदी बनाकर अंधा करवा दिया। वो मलिका जहां को बंदी बना लिया गया। तत्पश्चात उसने जलालुद्दीन खिलजी के समर्थक सरदारों को भी दंडित करके उनकी जागीरें छीन ली। इसके पश्चात गुजरात विजय। फरवरी 1299 में शाही सेनाओं ने नुसरत खां उगलू खां के नेतृत्व में गुजरात की ओर प्रस्थान किया, जहां शासक कर्ण बघेला को शीघ्र ही उनके द्वारा परास्त कर दिया गया। इसके पश्चात वहां पे लूटपाट की गई और राज्य को सल्तनत में मिला लिया गया। उसके उपरांत सोमनाथ के मंदिर को भी नष्ट भ्रष्ट कर वहां से भी धन संपदा प्राप्त की गई। खिलजी सेना ने खंबात नामक बंदरगाह को भी लूटा और वहां से भी धन संपदा प्राप्त की। फिर आता है रणथंभौर। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर जीतने के असफल प्रयास कर चुके थे, अतः यहाँ के राजपूत शासक हमीर देव ने अपनी शक्ति का संचय कर लिया। 1299 में उगलुक खां और नुसरत खां को हमीर देव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। प्रथम चरण में शाही सेना परास्त हुई, नुसरत खां मारा गया। अब स्वयं सुल्तान अलाउद्दीन रणथंभौर की ओर कूच किया। दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया गया। राजपूतों ने बड़ी ही वीरता के साथ मुकाबला किया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हुए और राजपूत नारियों ने जौहर का मार्ग अपना लिया।
रणथंभौर की विजय ने सुल्तान के आगामी विजयों के न केवल मार्ग खोल दिए, बल्कि इस विजय ने उसे आगामी विजयों के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद मेवाड़ विजय। मेवाड़ राजपूतों का दूसरा सबसे शक्तिशाली राज्य था। चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत ही ऊंचे स्थान पर स्थित था। जनवरी 1303 को सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और 7 महीने के कठोर संघर्ष के पश्चात अगस्त 1303 को इस किले पर अधिकार कर लिया गया। राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मावती पद्मिनी ने राजपूत रानियों के साथ जौहर प्रथा का पालन किया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया और युवराज खिज्र खां को यहाँ का सूबेदार या प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन दिल्ली वापस लौट गया। अब आता है मालवा। 1305 में सुल्तान ने ऐन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा के विरुद्ध एक सेना भेजी। मालवा के शासक महलक देव तथा उसके प्रधानमंत्री कोका प्रधान ने शाही सेना का विरोध किया, किंतु नवंबर-दिसंबर 1305 में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। शाही सेना ने उनका वध कर दिया और इस विजय ने मुसलमानों को उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। ऐन उल मुल्क को मालवा का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। सेवाना। जुलाई 1308 को शाही सेना ने सेवाना के परमार शासक शीतल देव के विरुद्ध कूच किया और नवंबर 1308 में शीतल देव मारा गया और सेवाना पर कामरुद्दीन गुर्ग का अधिकार हो गया। उसे वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। जालोर विजय। जालोर के शासक कन्हार देव ने 1304 में सुल्तान की अधीनता स्वीकार की, मगर धीरे धीरे उसने पुनः अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। 1305 में कामरुद्दीन गर्ग ने उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। जालोर पर मुसलमानों का अधिकार स्थापित हो गया। जालोर समर्पण के साथ ही राजपूताना की प्रमुख रियासतें भी एक एक करके खिलजी अलाउद्दीन के अधीन आ गई, जिसमें जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, सेवाना, जालोर जैसी प्रमुख रियासतों के साथ साथ वेदी, मंडोर, टोंक ये प्रमुख रियासतें थीं। 1311 में उत्तर भारत में केवल नेपाल, कश्मीर व असम को छोड़कर लगभग शेष सभी भारत पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। उत्तर भारत की विजय ने सुल्तान को दक्षिण भारत की विजय के लिए प्रेरित किया। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय या सफलता में उसके विश्वासपात्र व्यक्ति मलिक काफूर का महत्वपूर्ण योगदान था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियानों के पीछे राजनीतिक और आर्थिक कारणों के साथ साथ एक विजेता के रूप में भी कार्य संपादित किया। इस समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्य थे। रामचंद्र देव के अधीन देवगिरी का राज्य, काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव प्रथम के अधीन तेलंगाना का राज्य, वीर बल्लाल तृतीय के नेतृत्व के अधीन द्वार समुद्र का होसल राज्य और भारवन कुंड कुलशेखर के अधीन मदुरा का पांड्य राज्य। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे राज्य भी थे, जिसमें नीलोर जिले का शासक मणमा सिद्ध, उड़ीसा का शासक भानुदेव, कोलुम का शासक रविवर्मन,
मंगलोर का शासक बाकी देव प्रमुख या ये राज्य सम्मिलित थे। दक्षिण को जीतने के पीछे सुल्तान का प्रमुख उद्देश्य धन प्राप्ति था। विजय की लालसा भी इसका एक कारण रही। इन राज्यों को अपने अधीन करने के लिए वार्षिक कर वसूल करना चाहता था और दक्षिण विजय का, जैसे पहले हमने बात की, संपूर्ण श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर गुजरात का हिंदू जाति का तृतीय पंथी का व्यक्ति था, जिसे उसने गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, अतः उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब दक्षिण भारतीय विजय की बात हम करते हैं। पहली विजय थे देवगिरी की विजय। 1307 में मलिक काफूर के अधीन देवगिरी के विरुद्ध दूसरा सैन्य अभियान भेजा गया। इसके दो कारण थे। प्रथम कि 3 वर्षों में देवगिरी के शासक ने नियमित रूप से शाही कोष में कर देना बंद कर दिया था। दूसरा कारण, देवगिरी के शासक रामचंद्र ने गुजरात के शासक कर्ण बघेल व उसकी पुत्री देवल देवी को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। कर्ण को पराजित करके देवल देवी को पकड़ लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ राजकुमार खिज्र खां के साथ उसका विवाह कर दिया गया। रामचंद्र भी शीघ्र पराजित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया और उसे रायन की उपाधि प्रदान कर देवगिरी का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। वास्तव में सुल्तान रामचंद्र की सहायता से वो दक्षिण भारत पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता था। अब हम बात करते हैं वारगल की विजय। 1309 में मलिक काफूर के अधीन एक सेना तेलंगाना विजय प्राप्त करने हेतु भेजी गई। संभवतः ये सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था और यहाँ से भी वो धन प्राप्त करना चाहता था। प्रताप रुद्र देव ने हार के बाद संधि संपादित कर ली और मलिक काफूर को अपार धन दिया। उसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनाकर उसके गले में सोने की चेन डालकर आत्मसमर्पण रूप में मलिक काफूर के पास भेजी। इसके अलावा 100 हाथी, 7000 घोड़े और बड़ी संख्या में रत्न, सिक्के और धन संपदा दी गई। संभवतः इसी समय संसार का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भी प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। प्रताप रुद्र देव ने वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि मलिक काफूर लगभग 1000 ऊंटों पर ये सारी सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, धन संपदा लेकर दिल्ली पहुंचा था। द्वार समुद्र विजय। 1310 में मलिक काफूर ने होसियल राज्य के विरुद्ध चढ़ाई की और देवगिरी के रामचंद्र ने शाही सेना की पूर्ण मदद की। होसियल राजा वीर बल्लाल की 1311 में पराजय हुई। मलिक काफूर ने यहाँ के नगरों और मंदिरों को लूटा। वीर बल्लाल ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने वीर बल्लाल देव को खिल्लत और प्रदान करते हुए एक मुकुट और एक छत्र देकर 10 लाख टके की भेंट भी प्रदान की थी। पांड्य राज्य। पांड्य राज्य में दो भाई सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध संपादित हो रहा था। वीर पांड्य सफल हुआ। सुंदर पांड्य ने मुसलमानों की सहायता प्राप्त कर ली और वीर पांड्य के विरुद्ध मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना मदुरा की ओर आगे बढ़ने लगी, मगर वीर पांड्य ने मदुरा छोड़ दिया। मलिक काफूर ने मदुरा को लूटा और यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। मलिक काफूर का आक्रमण एक दृष्टि से
सफल नहीं हुआ क्योंकि वो वीर पांड्य को पराजित नहीं कर सका और ना ही उसके ऊपर कोई शर्त लाद सका। परंतु धन प्राप्ति की दृष्टि से ये आक्रमण अत्यधिक सफल रहा। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर ने यहाँ से 50 मन रत्न और 7,000 घोड़े और 512 हाथी प्राप्त किए। अगली विजय थी देवगिरी की विजय। देवगिरी के शासक रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शंकरदेव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा सुल्तान को वार्षिक कर देने से इनकार कर दिया। मलिक काफूर ने इसका विरोध किया और 1313 में देवगिरी की तरफ कूच किया। शंकरदेव मारा गया तथा देवगिरी का अधिकांश भाग सल्तनत में मिला लिया गया। 1315 में मलिक काफूर को वापस दिल्ली बुला लिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण भारत को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का सामान्य राज्य पश्चिम से या पश्चिम भाग में सिंध नदी से दक्षिण के मथुरा तक तथा पूर्व में वाराणसी अवध से लेकर पश्चिम के गुजरात तक विस्तृत या प्रसारित हो चुका था। इस तरह लगभग उस समय के भारतवर्ष पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।